हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं हिंदू विधि से रिलेटेड जो भी टॉपिक है सिलेबस में या वैसे ही आप लोगों को जो है मैं वीडियो के माध्यम से क्लियर कराऊंगा। तो आज जो है उसका अगला पार्ट है। तो आज का क्वेश्चन है, पूर्व हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। ना ही पूर्व हिंदू विधि के तहत बल्कि वर्णों के आधार पर और आधुनिक विधि में क्या इसके आधार हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का प्रश्न है, पहले देखते हैं, पूर्व हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। ठीक, तो पहले देखिए इसके तीन आधार हैं। तो प्राचीन हिंदू विधि के आधार पर देखेंगे, ठीक, दूसरा हम लोग वर्ण के आधार पर देखेंगे, तीसरा आधुनिक विधि के आधार पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है प्राचीन हिंदू विधि के आधार पर चर्चा करते हैं। देखिए, प्राचीन हिंदू विधि के अनुसार विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मेन बातें हैं, मुख्य बातें हैं, वहाँ पर जो है हम अंडरलाइन करते जाएंगे और यह बातें जो है आपको भी ध्यान देनी जो है ज़रूरी हो जाती हैं। जैसे कि 8 प्रकार होते हैं, तो आपके माइंड में जो है सेट हो जाना चाहिए कि 8 प्रकार होते हैं। ठीक, जिसमें से 4 मान्य विवाह पद्धति में आते हैं और 4 अमान्य विवाह पद्धति में आते हैं। कहने का मतलब कि 8 प्रकार तो हैं, जिसमें से 4 प्रकार मान्य पद्धति में आते हैं और 4 अमान्य विवाह पद्धति में आते हैं। तो यह भी आपको ध्यान देना है। जितनी आपको बातें जो है पता रहेंगी, जितने फैक्ट पता रहेंगे, उतना ही आप लिख सकते हैं और उतना ही आप जो है नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक, तो पहले जो है हम लोग मान्य पद्धति पर चर्चा करते हैं। मान्य पद्धति के अंतर्गत आने वाले विवाह के प्रकार, पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा है प्रजापति विवाह। ठीक, अमान्य पद्धति के अंतर्गत आने वाले विवाह के प्रकार, इसमें जो है पहला आसुर विवाह है, दूसरा है गांधर्व विवाह, तीसरा है राक्षस विवाह, चौथा है पैशाच विवाह। इसको हम ग्राफ के टाइप में बना सकते हैं ऐसे। मान्य विवाह में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह। अमान्य में आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। ठीक, मान्य विवाह के प्रकार, पहला है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह हिंदू विवाह के प्रकारों में श्रेष्ठ माना गया है। श्रेष्ठ मतलब कि अच्छा माना गया है। इस पद्धति के अनुसार कन्या का पिता वेद पढ़े हुए सदाचारी वर को स्वयं अपने घर बुलाकर उसकी पूजा करता था और अपनी कन्या को सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजाकर कन्यादान करता था। कहने का मतलब कि जो ब्रह्म विवाह है, इसमें जो कन्या का पिता होता था वह वर को, वर मतलब कि लड़के को जो है बुलाता था। और कैसे लड़के को? जो सदाचारी हो, वेद का पाठ करता हो, मतलब कहने का मतलब कि धार्मिक टाइप का हो। में आप लोग किसी शादी में देखे होंगे तो वहाँ पर कई रीति रिवाज होते हैं कि जो वर होता है उसके पैर धुलते हैं, कहीं कहीं पर उसके पैर छूते भी हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग रीति रिवाज हैं। तो यही जो आधुनिक विधि में जो विवाह हो रहे हैं, तो उसको जो है इसी प्रकार से माना जा सकता है। ठीक, इस प्रकार इस विवाह की खास बात यह है कि कन्या का पिता प्रतिफल स्वरूप वर से कुछ नहीं लेता था। प्रतिफल जो है इसका अर्थ जानना जरूरी हो जाता है। प्रतिफल का मतलब होता है जैसे हम किसी व्यक्ति को कुछ चीज़ दे रहे हैं तो उसके बदले में हम उससे कुछ लेते भी हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक, पेन मान लीजिए मैंने किसी को दिया और उससे मैंने 5 रुपये ले लिया,
तो ये पेन जो है उस व्यक्ति के लिए प्रतिफल है, और जो मैंने 5 रुपये लिया वो 5 रुपये जो है मेरे लिए प्रतिफल का कार्य करता है। तो वही बात है इसमें कि जो कन्या का पिता होता था अपनी पुत्री को सौंपता था वर को, लेकिन बदले में उससे ना तो कोई रुपए पैसे या कोई धन संपदा नहीं लेता था। तो यही होता है कि उससे जो है प्रतिफल स्वरूप कुछ नहीं लेता था, ना ही व्यवसाय के तहत विक्रय ही करता था। भाई जब प्रतिफल ही नहीं हो रहा है तो स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर व्यवसाय भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं देय विवाह पर, जो कि मान्य विवाह पद्धति का दूसरा प्रकार है। इसमें क्या होता है, धार्मिक अनुष्ठान जैसे सेवा कार्यों के बदले में कन्या को दान देना। जैसे कोई धार्मिक कार्य हुआ, ठीक, उस धार्मिक कार्य में उस सेवा के बदले कन्या दान करना देय विवाह कहलाता था। आगे देखते हैं, जैसे कन्या है, कन्या के पिता के साथ वर यज्ञ में पुरोहित का कार्य करता था। ठीक, तो अब वह देखिए कोई सेवा दे रहा है धार्मिक कार्य के लिए, तो अब इस सेवा के बदले में जो है वो अपनी कन्या को सौंपते हैं। ठीक, तो ये हो गया देय विवाह। और वधु का पिता शुल्क के बदले में कन्या का हाथ वर को सौंपता था। ठीक, शुल्क का मतलब यहाँ पर पैसे से नहीं है। ठीक, वो जो सेवा कार्य हो रही है उस सेवा के बदले में, पैसे के बदले में वहाँ जो है कन्या दान कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं, तीसरा प्रकार आर्ष विवाह। इस प्रकार के विवाह में वधु के पिता को, यानी लड़की के पिता को, वर के द्वारा गोमिथुन या गाय अथवा बैल दोनों में से कोई एक एक या दो दो धार्मिक कार्यों हेतु दिया जाता था। कहने का मतलब जो वर होता था यानी लड़का जो है उस पक्ष के द्वारा जो कन्या का पिता होता था उनको जो है गोमिथुन या गाय अथवा बैल या दोनों में से कोई एक एक या दो दो जो है दिया जाता था। और उसका पर्पस क्या, उद्देश्य क्या होता था, धार्मिक कार्य हेतु। अब हम लोग चौथा प्रकार देखेंगे, प्रजापत्य विवाह। इस प्रकार की पद्धति में कन्या के पिता द्वारा तुम दोनों यानी वर और कन्या साथ साथ धर्माचरण करो। इसका ये तात्पर्य है तुम दोनों से, कहने का मतलब कि लड़की का जो पिता होता था वो कहता था कि तुम दोनों यानी वर और कन्या साथ साथ धर्माचरण करो। धर्माचरण करने से ये तात्पर्य है कि जाओ जो वैवाहिक जीवन है, जो इसके रीति रिवाज हैं, जो आचरण है, इसका जो है पालन करो। ऐसा कहकर वस्त्र अलंकार, वस्त्र और अलंकार, अलंकार यानी आभूषण आदि के साथ कन्यादान कर देता था। ठीक, अब हम लोग आते हैं अमान्य पद्धति के पहले प्रकार में, नाम है असुर पद्धति। इसमें दिया गया है, यह विवाह क्रय विक्रय पर आधारित है। क्रय विक्रय से मतलब है कि जैसे कन्या को सौंपा जा रहा है कन्यादान में, ठीक, तो ये और उससे कोई राशि ले ली जाए। जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो वहाँ पर क्रय विक्रय करते हैं, ठीक, वस्तु लेते हैं पैसा देते, तो वहाँ यहाँ पर भी वही हो रहा है कि क्रय विक्रय होगा। ठीक, वर पक्ष द्वारा यानी लड़के पक्ष द्वारा कन्या के पिता को धन दिया जाता था। ठीक, तब वधु का पिता कन्या को वर को सौंपता था। वर पक्ष स्वेच्छा से स्वीकार करता था। देखिए वर यानी लड़का जो था कुछ धन या कोई संपत्ति जो है कन्या के पिता को देता था। ठीक, उसके बदले में कन्या के पिता जो है कन्या को वर को सौंपते थे और वर पक्ष जो है उसको स्वेच्छा स्वीकार करता था। ठीक, अब अमान्य पद्धति का दूसरा प्रकार गांधर्व विवाह को हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोग
धार्मिक सीरियल वगैरह देखे होंगे तो उसमें आप लोग गांधर्व विवाह सुनते होंगे। तो बस वही है यहाँ पर। इस प्रकार के विवाह में कन्या और वर का परस्पर प्रेम और ऐन्द्रिक झुकाव होता था। कहने का मतलब कि जो प्रेम विवाह होता था, भगा ले जाते थे, वही है यहाँ पर गांधर्व विवाह। आगे देखते हैं। इस प्रकार के विवाह बिना किसी धार्मिक कृत्य के प्रेम विवाह की तरह किए जाते थे। ठीक, यानी कोई धार्मिक अनुष्ठान वगैरह नहीं होता था, प्रेम विवाह होता था, उनका आपसी झुकाव होता था। ठीक, बिना कोई धार्मिक अनुष्ठान किए जो है वो लोग जैसे सेक्सुअल रिलेशन कह सकते हैं, संसर्ग कह सकते हैं, करते थे। ठीक, इसका सबसे अच्छा उदाहरण दुष्यंत और शकुंतला के विवाह से लिया जा सकता है। आप लोगों ने कहानी भी सुनी होगी दुष्यंत और शकुंतला की, तो ये जो है इसका अच्छा उदाहरण है समझने के लिए। ठीक, अब इसका जो है तीसरा प्रकार अमान्य पद्धति का राक्षस विवाह। इस विवाह पद्धति के अंतर्गत कन्या के पक्ष वालों की हत्या करके अथवा अंग भंग करके या घर द्वार आदि तोड़ फोड़ करके लड़कियों का बलपूर्वक अपहरण किया जाता था। देखिए, जो वर होता था यानी जो लड़के वाले होते थे, वो जो है कन्या के पक्ष वालों की हत्या करके या मार पीट के हाथ पैर तोड़ देना करके जो है, या उसके घर आदि को तोड़ फोड़ जला करके कन्या को जो है ज़बरदस्ती उठा ले जाते थे अपहरण करके। ठीक, ये हो गया राक्षस विवाह। अब आता है इसका चौथा प्रकार अमान्य पद्धति का, नाम है पैशाच विवाह। यह पद्धति सबसे निम्न कोटि की मानी जाती है। निम्न कोटि मतलब कि सबसे बेकार वाली। देखिए, एक तो राक्षस हो गया कि इसमें मारपीट करके अंग भंग तो करके, तो इसमें जो है अब इससे भी निम्न कोटि का ये है पैशाच विवाह। इसमें सोती हुई कन्या को नशीले पदार्थों का सेवन करा करके, जैसे कोई कन्या सो रही उसको नशीला पदार्थ का सेवन करा करके उसकी अचेतन अवस्था में, यानी जब वह सो रही है, उसे कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही, अचेतन अवस्था में है। हमें अचेतन अवस्था का मतलब है कि जैसे उसको कोई नशीला पदार्थ खिला दिया गया, तो अब जो है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक, मैथुन करके करने संबंध है, सेक्सुअल रिलेशन बनाना। ठीक, अथवा विकृत मस्तिष्क वाली कन्या के साथ मैथुन करके विवाह किया जाता था। विकृत मस्तिष्क से मतलब है कि जैसे मान लीजिए उसका दिमागी स्थिति नहीं सही है, ठीक, या कह सकते हैं पागल है या अस्वस्थ दिमाग की है, उसके साथ, ऐसी कन्या के साथ मैथुन करके विवाह किया जाता था। तो यह हो गया हमारा प्राचीन विवाह के प्रकार। तो हम लोगों ने 8 प्रकार देखे। तो और अब हम लोग देखते हैं द्वितीय वर्गीकरण। वर्णों के आधार पर देखेंगे, वर्णों के आधार पर। ठीक, इस वर्गीकरण में भी 2 प्रकार हैं। यह वर्णों के आधार पर वर्गीकरण है। ठीक, इसमें पहला प्रकार है अनुलोम विवाह। इस विवाह में वर उच्च जाति का होता था और कन्या निम्न जाति की होती थी। ठीक, ऐसे विवाह को मान्य किया जाता था कि ऐसे विवाह जो है मान्य था, जैसा कि मनु याज्ञवल्क्य की स्मृतियों में और मिताक्षरा की हिंदू विधि के स्रोतों में भी बताया गया है। देखिए, आगे जो है हम लोग एक पार्ट में जो है ये जो मनु स्मृति याज्ञवल्क्य की स्मृति, ये सब जो है हम स्रोतों में, हिंदू विधि के स्रोत में देखेंगे। ठीक, दूसरा है प्रतिलोम विवाह। इस विवाह में कन्या उच्च जाति की और वर निम्न जाति का होता था।
ऐसे विवाहों को मान्य नहीं किया जाता था। ठीक, भाई कोई उच्च जाति की कन्या है, अब वो छोटे जाति के वर से शादी करेगी तो उनको जो है नागवार गुजरेगा, तो यह जो है उसको मान्य नहीं होता था। अब जो है हम लोग तृतीय वर्गीकरण देखते हैं जो वर्तमान विधि पर आधारित है। वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आधार पर पहला है मान्य विवाह। मान्य विवाह का मतलब है कि ऐसी शादियां जो मान्य है, लीगल हैं। ठीक, दूसरा शून्यकरणीय विवाह, ऐसे विवाह जो एक पक्षकार के आधार पर जो है मान्य हो सकती हैं या जो है अमान्य हो सकती हैं। तीसरा है शून्य विवाह, ऐसे विवाह जो शून्य होते हैं। ठीक, जैसे सपिंडा रिलेशनशिप या जो है प्रोहिबिटेड डिग्री के जो रिलेशन है, अब हिंदी में क्या कहते हैं अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये जो हो गया 3 प्रकार। अब देखिए 3 स्रोतों पर यानी 3 आधार पर देखे गए। तो यहाँ पर जो मुख्य था प्राचीन हिंदू विधि में विवाह के प्रकार जो 8 प्रकार हैं वो जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए अब आप लोग बताएं कि नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पर बनाया जाए, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बता सकते हैं। और जो है आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक, और आपको जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, जो लोग अभी चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो न्यू वीडियोज़ आएँ आप तक जो है ज़रूर पहुँचें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।